हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। तो आज से हम जो है हिंदी शुरू करने वाले हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में आता है। ठीक है, चाहे वो 10 नंबर का हो, 20 नंबर का हो, 30 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, हर एक पेपर में जो है आपकी हिंदी में से क्वेश्चन आता ही आता है। ये ऐसा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम जो है कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें करेंगे हिंदी में, जो कि हर एक एग्जाम में देखी जाती हैं, और जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्णमाला। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्णमाला होती क्या है, वर्ण शब्द कहाँ से आया है, कहाँ से भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये सब जो है हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होती है? ठीक है, वर्णमाला होती है वर्णों के समूह को हम वर्णमाला में कहते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि भाषा शब्द क्या है। सबसे पहले तो भाषा। भाषा एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति जो है एक संस्कृत शब्द या धातु से ली गई है, जिसका कौन सी धातु से? भाष धातु से जो है भाषा शब्द लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है बोलना। तो भाषा का कहाँ से ली गई? भाष धातु से ली गई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। और एक और चीज है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? देखिए, सार्थक इकाई। सार्थक इकाई का मतलब है कि जिससे कोई मीनिंगफुल चीज होती है वो होता है सार्थक। जिस चीज का कोई अर्थ होता है वो चीज होती है सार्थक। तो भाषा की सार्थक इकाई जो है वाक्य कहलाती है। वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उपवाक्य की छोटी इकाई पदबंध होती है। पदबंध की छोटी इकाई पद यानी शब्द होता है, और शब्द से छोटी इकाई अक्षर होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाती है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि या वर्ण। ठीक है, ध्वनि या जो है आपके पास वर्ण, वो होती है हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण होता है, हमारा वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके हम आगे टुकड़े या खंड नहीं कर सकते। जिस शब्द का हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, उस ध्वनि को हम कहते हैं वर्ण। जैसे आपका अ हो गया, ई हो गया, क हलंत और ख हलंत। जिसके साथ हलंत होता है वो होता है मतलब आधा शब्द। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं? इसको किसी और खंड या टुकड़े में नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे म है, म को हम तोड़ सकते हैं। म किससे बनता है? म हलंत प्लस अ। इसको हम तोड़ दिए, पर म हलंत को हम किसी चीज में नहीं तोड़ सकते। तो ये क्या होगा? वर्ण होगा। तो प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को हम क्या बोलते हैं? लिपि को हम बोलते हैं वर्ण संकेत। लिपि, हर एक वर्ण की अपनी लिपि होती है, और लिपि को ही क्या बोलते हैं? वर्ण संकेत बोलते हैं। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में होते हैं 52 वर्ण। 52 वर्ण जो होते हैं आपकी हिंदी भाषा में पाए जाते हैं। फिर आती है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह, जिसको हम एक समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला की जो गणना होती है दो आधार पे की जाती है। एक की जाती है उच्चारण के आधार पर, और दूसरी लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में जो वर्ण है उनकी संख्या, उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या है 45, जिसमें से 10 स्वर है, 10 स्वर है, और 35 क्या है उसमें? व्यंजन। उच्चारण के आधार पे जो है वर्णों की संख्या है 45, जिसमें 10 स्वर है और 35 क्या है? व्यंजन है। और लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है 52, 52 है। ठीक है, जिसमें 13 स्वर है, 13 स्वर, 35 व्यंजन, और 4 संयुक्त व्यंजन। जिस 52 जो है वर्ण है, जिसमें 13 स्वर है, 35 व्यंजन है, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। वर्णमाला में जो है दो प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। एक होते हैं स्वर, अभी हमने पढ़ा पीछे स्वर, और दूसरे होते हैं व्यंजन। दो तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वरों की संख्या जो है, ऐसे हमने देखा कि उच्चारण के आधार पर 10 है और लेखन के आधार पर 13 है। तो अब हम देखेंगे स्वर। अ, आ, इ, ई, उ।
री, री, ए, ए, ओ, आओ, अंग, ए। देखिए जो मैंने अभी ब्रैकेट में लिखे हैं इसको बोलते 10 + 3 = 13। ठीक है, री हो गया आपका, अंग हो गया, ए हो गया, ये होते हैं आपके अयोगवा, इनको बोलते हैं अयोगवा। ठीक है, ये 10 जो है ये है आपके उच्चारण के आधार पर। री देखिए, री आ रहा है, री को हम कैसे लिखते हैं? री को हम लिखते हैं र को छोटे ई की मात्रा, री। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा स्वर और व्यंजन हो गया कि व्यंजनों की संख्या कितनी है उच्चारण के आधार पर? 35 है, और स्वर क्या है? 10 है। ऐसे लेखन के आधार पर देखा जाए तो 13 स्वर है और 35 व्यंजन है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्वर। देखिए ये 13 स्वर हो गए, जिसमें से 10 क्या है? 10 जो है प्रॉपर स्वर है और 3 क्या है? अयोगवा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन को देखिए क्या कहते हैं, अलग अलग तरह से बांट, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो क से लेके म तक इसमें हो गया क्या क्या गया? क वर्ग, क वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, फिर क्या गया? ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये आगे क से लेके म तक, ये है 25। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये है 25। क से लेके म तक क्या है हमारे पास? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और न और ड इनको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ये आपके आते हैं किस किस में? एक तो ट वर्ग में आते हैं ये दोनों ही, द्विगुण व्यंजन। ये हो गया हमारे पास स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। फिर आते हैं हमारे पास कौन से व्यंजन? देखिए हमने कितने पढ़े? 35 पढ़े, ये तो अभी 25 हुए, अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आते हैं हमारे पास नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व, इनकी संख्या होती है 4। फिर आते हैं हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, श, स और ह, इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। हमने पढ़ा था 4 के होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्ष, ये क्ष किसे बनता है? क प्लस श हलंत, त्र, त प्लस र, ज, ज प्लस नी, श्र, श प्लस र, इनकी संख्या भी होती है 4। संयुक्त व्यंजन की, ये हो गया हमारे पास व्यंजन। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्वर। देखिए अब स्वर की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, स्वरों का हमने वर्गीकरण कर दिया होता है। स्वर सबसे पहले आते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर। ठीक है, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है। 3 प्रकार से बांटा गया। पहले आते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। फिर आते हैं दूसरे पास दीर्घ स्वर, और लास्ट में आता है प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वो होते हैं मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, क्योंकि इनको हमने डिवाइड ही किसके के अकॉर्डिंग किया है? विभाजित किया है मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। पहले आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आ गया आपके पास अ, ई, उ और री। फिर आते हैं हमारे पास दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक है, इनको बोलते हैं ई,
ऊ, ए, ओ, ओ। और अंग और ए जो है वो क्या है आपके पास यहाँ पे? अयोगवा। और जो प्लुत स्वर होते हैं जो आपके ओम में बोले जाते हैं, इनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है। जब हम ओम लिखते हैं, मुख्यतः इस स्वर का जो उपयोग होता है वो नाटक में होता है, किसी को पुकारने के लिए ओम, तो वहां पे जो है इस चीज का यूज करते हैं। योग है हमारे पास क्या, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वर जो है तीन तरह से है, उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार से है। फिर आते हैं हमारे पास होठों के स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर जो है दो तरह के स्वर जो है देखेंगे जाते हैं। एक होता है नंबर 1 अवृतमुखी। अवृतमुखी का मतलब है कि जब जिन स्वरों को बोलते हैं तो होंठ जो है गोलाकार नहीं होते, गोल मुंह नहीं बनता है, मतलब जब बोलते हैं तो होंठ ऐसे नहीं होते। जैसे अ हो गया आपके पास, आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई, ए, ये सारे क्या होते हैं? अवृतमुखी। फिर दूसरे आते हैं वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, वृत्तमुखी का मतलब है कि जिनको बोलने से मुंह ऐसे गोल आकार का बनता है। जैसे ऊ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, ठीक है, ये होते हैं वृत्तमुखी स्वर। फिर आते हैं हमारे पास, ये तो हो गया कि होंठ की स्थिति कैसी, उसके आधार पर। फिर आते हैं हवा के नाक या मुंह से निकलने के आधार पर। तो आधार पे जो है हवा के जो नाक से निकलती है उनको बोलते हैं इसमें, या मुंह से निकलती है उसके आधार पे जो है स्वर भी दो प्रकार के, एक होते हैं निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, और दूसरे होते हैं अनुनासिक। निर्नुनासिक होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। जैसे अ, आ, ई, छोटी ई। और अनुनासिक, अनुनासिक होते हैं जिनके स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह तो से तो निकलती है पर साथ साथ में नाक से भी निकलती है। जैसे अंग, मतलब जिसमें अंग की बिंदी आ जाएगी, इंग, ई, ठीक है, ये सारे हो गए अनुनासिक। फिर आते हैं प्रणतव के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर देखिए, जो हमारे प्राणत्व के आधार पर क्या होता है कि जहां प्राण हवा सिर्फ हवा मुख से कम निकलती हो, ठीक है, जहां मुंह से कम निकलती हो, जिनके उच्चारण पे हवा मुंह से कम निकलती हो उनको बोलते हैं अल्प प्राण, और जिनको बोलने से मुंह से हवा ज्यादा निकलती है उनको बोलते हैं महाप्राण। तो जो हमारे स्वर हैं वो सारे के सारे अल्प प्राण हैं, सारे के सारे स्वर क्या है? अल्प प्राण। ये हो गया। और अभी आता है हमारे पास नेक्स्ट स्वर, ठीक है, फिर स्वर हमने कर लिया। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन जो होते हैं जो ध्वनियां बिना व्यंजन, जो ध्वनियां बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोली जाती उनको बोलते हैं व्यंजन। जैसे अगर क बोलना है तो क हलंत प्लस अ आएगा ही आएगा, ठीक है। व्यंजन जो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बिना नहीं बोले जाते। जिसमें हमने 33 व्यंजन हो गए, जिसमें से 33 प्लस 2 लिखते हैं, दो हमने क्या पढ़े थे? द्विगुण व्यंजन पढ़े थे पीछे, ठीक है। अब आते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर किसे कैसे डिवाइड किया गया हमारे व्यंजन को। पहले आते हैं कंठ व्यंजन। यह है उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ व्यंजन, जिनको बोलने से जीवा पिछले भाग से कोमल तालु को स्पर्श करती है, जिनके बोलने पे ध्वनि कहाँ से आती है? गले से आती है, कंठ से आती है, होते हैं कंठ व्यंजन। क वर्ग जो सारा होगा वो होगा आपके पास कंठ व्यंजन। फिर आते हैं नंबर 2 तालव व्यंजन। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का जो आगे वाला भाग है वो कठोर तालु को स्पर्श करता है, तालु ऊपर को स्पर्श करता है, वो होता है तालव व्यंजन। जिसमें आता है आपके एग्जाम्पल है च वर्ग सारा। फिर आते हैं हमारे पास मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन,
जब कठोर तालु के मध्य का भाग जो होता है, जो कठोर तालु होता है आपका ऊपर वाली साइड, जो बीच वाला भाग होता है वो मूर्धा होता है। जब जीभ की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा को स्पर्श करता है, कि जब उल्टी होती है आपकी ट, जैसे ट बोलते हैं, ठ बोलते हैं, तो जीभ उल्टी होती है और वो ऊपर जाके टच करता है, वो होता है हमारे पास मूर्धन्य व्यंजन, ट वर्ग। दंत व्यंजन, दंत व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है। ठीक है, जीभ किसको टच करेगी? ऊपरी दांतों को स्पर्श करेगी, तो वो होंगे दंत व्यंजन, त वर्ग, त थ द ध स। ठीक है, फिर आता है ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन दोनों होस्ट जो द्वारा श्वास, मतलब जो दोनों जब होठ होते हैं वो आपस में स्पर्श करते हैं, जैसे प हो गया, प फ ब भ म, मतलब प वर्ग, प वर्ग सारा किस में होता है आपका? ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं। फिर आता है दंत्य ओष्ठ्य व्यंजन, दंत्य ओष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होस्ट दांतों को स्पर्श करते हैं, ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं, जैसे व, दांत और ओष्ठ दोनों से स्पर्श होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट वत्सर्य व्यंजन। वत्सर्य व्यंजन होते हैं जिनकी जीभ मसूड़ों को टच करती है, स्पर्श करती है। हिंदी में मसूड़ों को जो है वत्सर बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं वत्सर्य व्यंजन। ठीक है, जैसे न र ल, न र ल जो मसूड़ों को टच करते हैं उनको बोलते हैं वत्सर्य व्यंजन। ये हो गए हमारे पास उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों की वर्गीकरण। फिर आता है हमारे पास कि कौन कौन से व्यंजन, जैसे हमने पढ़े पीछे स्पर्श व्यंजन, नंबर 1 हमने कौन से पढ़े? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को और क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़े प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, क से लेके म तक। फिर आते हैं हमारे पास अंतस्थय व्यंजन। अंतस्थय व्यंजन भी हमने देखा। ठीक है, अंतस्थय व्यंजन ये भी 4 होते हैं, य र ल व, य र ल व। अंतस्थय व्यंजन होता है जब इनके उच्चारण में मुंह जो होता है वो कम खुलता है, और ठीक है उनको बोलते हैं अंतस्थय व्यंजन, जैसे य र ल व हो गए। फिर आते हैं हमारे पास नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन, नासकीय व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों में वायु नाक से निकलती है, जैसे अणी हो गया, अण हो गया, अण हो गया, न हो गया, म हो गया, ये क्या है? नासकीय व्यंजन। इनको अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक, मतलब ऐसी गर्म सी हवा निकलती है, एक जब बोलते हैं उनको तो गर्म सी हवा निकलती है, ठीक है, मुंह से, उनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को जो है संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। ये होते हैं हमारे पास श, श, स, व, ह। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास 5 में संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं जो हमने पढ़े 4 होते हैं, पीछे भी पढ़े, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये हो गया हमारे कुछ व्यंजन। फिर आते हैं हमारे पास वही प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। जिनको बोलने उच्चारण में हवा मुंह से कम निकलती है वो होते हैं अल्प प्राण, और जो होते हैं उनको बोलते हैं महाप्राण, जिनके बोलने से ज्यादा हवा निकलती है। तो महाप्राण और अल्प प्राण, अल्प से याद रखना कि कम हवा निकलती है। तो आपके प्रत्येक वर्ण का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो 5वां व्यंजन होगा वर्ण, वो अल्प प्राण होगा। जैसे आपका क, ग, ड, च, ज, ये सारे क्या होंगे आपके पास? अल्प प्राण होंगे, पहला, तीसरा और 5वां। और जो बाकी बचे दूसरा और चौथा, वो होंगे आपके पास महाप्राण। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए, हमने आज पढ़ ली वर्णमाला। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये कि जो दांत और जीभ से स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? दांत और जीभ को स्पर्श करने वाले व्यंजन क्या बोले जाते हैं? जो दांत, जब जीभ जो है दांत को स्पर्श करती है तो उन वर्णों को क्या बोलते हैं? दंत्य व्यंजन। ठीक है, दंत्य व्यंजन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास हिंदी में वर्ण व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो वो 35 है।
ठीक है। फिर आता है आपके पास ए स्वर का प्रकार क्या है। ए जो ए है वो किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, किस तरह का स्वर है, तो वो है हमारे पास दीर्घ स्वर। फिर आता है संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। संयुक्त है जिनको छोड़ के, ठीक है, तो 48 है। 48 है ना, क्योंकि 4 वो है संयुक्त व्यंजन पूरे, ठीक है। फिर लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या जो है 52 है। 52 है उसकी संख्या, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर ये जो है आपका हिंदी का मेन टॉपिक है, मतलब मेन यानी कि बेसिक टॉपिक है, जो कि आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक जो हमने शुरुआत की हिंदी की, वो हम आज हमने की वर्णमाला से। तो आई होप आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, और आपके आने वाले एग्जाम के में जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।